अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम बहुत ही तहलका खेज इख्तलाफी नोट चीफ जस्टिस काजी फैसा का लेके आ रहे हैं, जो 14 सफ़हात का इख्तलाफी नोट है। और ये उन्होंने जो 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का केस था जिसमें PTI को दोबारा बहाल किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फुल कोर्ट ने, उसमें जो 8 जजेस की मेजॉरिटी जजमेंट है उससे इख्तलाफ करते हुए चीफ जस्टिस काजी फैसल ने नोट लिखा है। और आपने ये नोट सुनते हुए अगर आपको हंसी आए तो बराए मेहरबानी आपने मुंह पे हाथ रख के हंसना है ताकि दूसरे सुनने वाले डिस्टर्ब ना हों। और अगर इस मुल्क में जो शख्स चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज रहा है और 2 दिन बाद तारीख का हिस्सा बन जाएगा और स्याह हिस्सा बनेगा चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब मोअज़्ज़ज़ जज, अगर आपने उनका IQ लेवल इस जजमेंट में सुनते हुए अपने बाल नोचने हैं, अपना सर पीटना है, तो अपने बाल अपनी जिम्मेदारी पे नोचिएगा, क्योंकि जालमों काजी जा रहा है, आपको नए बाल कोई लगवा के नहीं देगा। ठीक। और आप जरा सुनिएगा कि मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काजी फैसा इस 14 सफ़हात के इस इख्तलाफी नोट में, यानी कि वैसे तो इख्तलाफी नोट और जाली नोट की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, लेकिन फिर भी मौसूफ चीफ जस्टिस ने जो ये नोट लिखा है, उन्होंने अपना दर्जा घटाकर इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है उसके एक लॉ एसोसिएट का अपना दर्जा बना लिया, जो उनको असिस्ट कर रहा है कि जब आप रिव्यू जजमेंट कॉन्टेस्ट कर रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो आपने क्या क्या जो उसके अंदर लकूनास उठाने होंगे। इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरनल कम्युनिकेशन है, जिसका 12 जुलाई की जजमेंट या सितंबर में जारी होने वाले तफसीली फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी बीच में डाल रहे हैं ताकि वो कह सकें जी देखें जी आपके तो अंदर आपने कंडक्ट ही आपका ठीक नहीं था। वो फैसले के कानूनी निकात की बजाय 8 जजेस के कंडक्ट को निशाना बना रहे हैं। ये हालत है आपका मुल्क का जो शख्स चीफ जस्टिस रहा है, जो एक्सटेंशन लेना चाहता था, जो वफाकी आईनी अदालत बनवा के उसका चीफ जस्टिस लगना चाहता था, ये उसकी जहनी हालत आपने मुलाहिजा करनी है इस माशाल्लाह से 14 सफ़हात के डिसेंटिंग नोट में। ठीक है। वो एक तो कहते हैं कि जी मैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल से इत्तफाक करता हूँ। ठीक है। दूसरा जो वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो 12 जुलाई का जिसे कहते हैं तफसीली ऑर्डर था और उसके बाद 23 सितंबर को जारी होने वाला तफसीली फैसला था, या 14 सितंबर वाला जो वजाहत थी इलेक्शन कमीशन के लिए, ठीक है, इसके बारे में वो कहते हैं कि जी मैं अपने जो कोलीग्स हैं जो मेजॉरिटी जजमेंट का हिस्सा हैं, उम्मीद करता हूं कि वो अपनी गलतियों की इस्लाह करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को आइन के तहत चलना है। जबकि बदकिस्मती से जो ये पिटीशंस हैं, ठीक है, जो उनमें जो अक्सरियत ने शॉर्ट ऑर्डर दिया था, मुख्तसर फैसला ये नहीं दिया था, जिसको जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जी सुन रहे थे, ठीक है, जिन्होंने मुझे कमेटी में, ठीक है, आउट नंबर कर दिया था कि मैं इसका रिव्यू लगाना चाहता था। ठीक है। और 18 वो जुलाई की उस कमेटी का जिक्र कर रहे हैं जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैसा कह रहे थे कि जी इसका रिव्यू लगाएं, और उन्होंने कहा था जब तक तफसीली फैसला नहीं आता हम रिव्यू नहीं लगा सकते। तो उसमें वो कह रहे हैं कि जी इन लोगों ने मुझे आउट नंबर कर दिया था। फिर वो ये भी कहते हैं कि ये केस 13 जजेस ने सुना, ठीक है, 13 जजेस का फुल कोर्ट था, ठीक है, और मेजॉरिटी ने एक मुख्तसर फैसला दिया, ठीक है, जिसमें तहरीक इंसाफ को नई जिंदगी दी गई। ठीक है। और उसमें वो ये कहते हैं कि इस मेजॉरिटी जजमेंट में ये कह दिया गया कि अगर इस शॉर्ट ऑर्डर के बारे में कोई वजाहत चाहिए हो, कुछ समझना हो, तो आप हमें अप्लाई कर सकते हैं और हम आपको अपने चैम्बर से जवाब दे देंगे। वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैसल कहते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जिस अंदाज में चलती है और जो रवायात हैं उससे इन्होंने डेविएट किया, यानी कि उससे इन्होंने मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया। ठीक है। फिर वो ये कहते हैं कि जी 8 जजेस, ठीक है,
इन्होंने 13 जजेस के अंदर से अपने आप को अलहदा कर लिया, ठीक है, जिनके साथ मिलकर इन्होंने अपीलें सुनी थी, ये करके, यानी कि आप चैम्बर में हमसे वजाहत ले सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी इन्होंने अपनी एक ख्याली या ऑनलाइन अदालत बना ली, जिसमें बैठकर ये पीटीआई और ईसीपी की जो दरख्वास्त थी कि आप हमें वजाहत करें, उसको सुनते रहे, ठीक है, अपने चैम्बर्स में, ठीक है। और इन्होंने दरअसल अपने चैम्बर में बैठ के, अगर अमली तौर पे देखा जाए तो इन्होंने कानून साजी की है सब कुछ करके, ठीक है, क्योंकि कानून और आइन में कहीं पे गुंजाइश नहीं है कि ये अपने चैम्बर में बैठ के इस तरह से सुन सकते थे वजाहत को और उसको वजाहत को जारी कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने किसी जमात को, उसके वकील को नहीं सुना, ठीक है, ना ही इन्होंने कोई और इस तरह की चीज़ की कि किस तरह से ये अपने जो अक्सरियती फैसले की वजाहत जारी कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो ये भी कहते हैं कि आगे जाके वो चीफ जस्टिस काजी फैसले ये भी कहते हैं कि इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में जो रवायात हैं इस अक्सरियत ने उनको भी नज़रअंदाज किया इस केस के अंदर, ठीक है। इन्होंने 13 जजेस की फुल कोर्ट के अंदर से अपनी 8 जजेस की फुल कोर्ट खुद ही से बना ली, एक अदालत बना ली अलग से, ठीक है। और जहाँ पर इन्होंने मामलात सुनने शुरू कर दिए और फिर उन्होंने वहाँ पर एक ऐसा जनाब वो ऑर्डर दे दिया कि जी इस पर अमल करो, कि जी ये 41, इन्होंने कहा जी कि इन्होंने आइन से हट के फिर काम शुरू कर दिए जी कि 41 जो उम्मीदवार हैं उनके लिए इन्होंने टाइम लाइन चेंज कर दी और उनको कहा कि जी वो 15 दिन में अपने पार्टी से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। इसी तरह इन्होंने कहा जी कि वो जो इलेक्शन कमीशन है वो उस पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को नोटिस देगी, उससे पूछेगी कि क्या ये आपका ही उम्मीदवार है और 7 दिनों में उनका नोटिफिकेशन करेगी। उन्होंने कहा कि जी ये आइन और कानून में कहीं नहीं है, ये इन जजेस ने खुद ही से एक अपनी अलग अदालत बनाई और उस अदालत से बैठ के इन्होंने ये इस किस्म के फैसले जारी शुरू कर दिए, ठीक है। यानी कि वो कहीं से कुछ नहीं कर रहे, वो कह रहे कि जजेस ने ये क्यों किया। फिर वो ये एक और जो बहुत ही खौफनाक काम वो करते हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं कि जी दरअसल ये सब कुछ करके जो इन जजेस ने ऑर्डर दिया, ठीक है, और ये कह के दी कि आप इस ऑर्डर की फर्दर वजाहत भी ले सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये ऑर्डर अभी भी हतमी नहीं था। तो अगर ये हतमी नहीं था तो फिर इसका मतलब है इस ऑर्डर पर अमल करना भी अभी लाजमी नहीं है। आर्टिकल 189 के तहत ये ऑर्डर ही नहीं है कि इस पर अमल किया जाए। ये उस प्रिंसिपल आर्टिकल 189 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है और उस पर अमल दरामद लाजमी है। तो वो कहते हैं कि क्योंकि फैसला ही हतमी नहीं था, इस फैसले में तो अभी कहा जा रहा था कि जी आप ये करके दें और फिर जैसे कहते हैं आप वजाहत भी अमल से ले सकते हैं और इस तरह से नोटिफिकेशन करें, इस तरह ये करें। तो क्योंकि फैसला हतमी नहीं था तो उस पर अमल दरामद भी हतमी नहीं था। इस बुनियाद पर अगर इस ऑर्डर पर अमल नहीं हो रहा तो इसकी तौहीन अदालत नहीं लग सकती। यानी कि अभी तक कहीं पर कोई तौहीन अदालत की पिटीशन नहीं आई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ना ही 8 जजेस ने कहा है अभी तक कि हम तौहीन अदालत आप पर लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन हमारे फैसले पर अमल दरामद कर रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसला को फिक्र पड़ी हुई है कि इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत ना लग जाए, तो मैं पहले से ही ये कर दूं कि इन पर तौहीन अदालत लग ही नहीं सकती। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि अब ये जजेस ठीक थे जो हम बार बार कह रहे थे कि भैया आप तौहीन अदालत लगाए इलेक्शन कमीशन में। 12 जुलाई का आपने ऑर्डर दिया हुआ है और ये अक्टूबर खत्म होने पर आ गया है, 3 महीने से आपके ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तौहीन अदालत करे इलेक्शन कमीशन को। तो ये जजेस इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि अगर ये करते तो चीफ जस्टिस काजी फैसला इनकार कर देते कि मैं तो तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट ही नहीं कर रहा, मैं फिक्स ही नहीं कर रहा, ठीक है। यानी ये जानिबदारी का लेवल चेक करें चीफ जस्टिस काजी फैसला का, किस तरह से, जिस तरह जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने उकसाया इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट को कि आप आईनी बॉडी के तौर पर इस फैसले को मानने का आप पर जिसे कहते हैं ना लाजिम नहीं है, इसी तरह ये भी कह रहे हैं कि आप मत माने, आप पर तौहीन अदालत भी नहीं लग सकती अगर आप इस फैसले की खिलाफ वर्जी करते हैं या इसकी तौहीन करते हैं या इसको नहीं मानते हैं। फिर चीफ जस्टिस काजी फैसला उसके बाद यह भी मौसूफ फरमाते हैं कि ये जो तफसीली फैसला जारी हुआ, फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे उसके बाद जो 14 सितंबर को एक वजाहती नोट जारी किया गया जो इलेक्शन कमीशन के दरख्वास्त पर था और पीटीआई की दरख्वास्त पर था, ठीक है, वो कहते हैं कि जी ये बड़ा ही गैर मामूली हुआ, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर एक ऑर्डर डाल दिया गया, एक वजाहत डाल दी गई
और उसके लिए ना तो मुझे चीफ जस्टिस को बताया गया, ठीक है, ना ही जो अकलियत में दीगर 4 जजेस थे उनमें से किसी को बताया गया, ना ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, ठीक है, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वेब मास्टर को कहकर ये ऑर्डर अपलोड करवा दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इन 8 जजेस की तरफ से। और उसमें वो कहते हैं कि फिर मैंने इसके ऊपर वजाहत तलब की गई तो मुझे बताया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट के वेब मास्टर को ये ऑर्डर 4:32 पर 14 सितंबर को जो सीनियर प्यूनर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनके सेक्रेटरी या उनके पर्सनल सेक्रेटरी आप कह लें मिस्टर सदाकत हुसैन की तरफ से मौसूल हुआ था और वेब मास्टर को कहा गया था कि आप इसको अपलोड कर दें, तो उन्होंने अपलोड कर दिया, ठीक है। अब यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप कल को कहिएगा कि जी आपका तो जो वजाहत है वो भी आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं है क्योंकि वो दुरुस्त तरीके से जारी नहीं हुई थी, वेबसाइट पे आपने चीफ जस्टिस के इल्म में लाए बगैर डाल दिया, जी हम तो इसको मानते नहीं है वजाहत को। फिर वो ये भी कहते हैं कि इसके लिए ना तो किसी को नोटिस हुए, ये कह दिया गया कि हमने इन चैम्बर 8 जजेस ने हियरिंग की है, ठीक है, जबकि इनमें से कुछ जजेस, ठीक है, वो इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं थे, तो इन चैम्बर हियरिंग कैसे होगी, ठीक है। फिर वो ये कहते हैं कि इसमें किसी को सुना ही नहीं गया, जो कि आर्टिकल 10A के खिलाफ वर्जी। भी सुना तो तब जाता कि अगर नए तरीके से कोई अपील लगी हुई होती। ये तो सिर्फ उन्होंने कहा था कि अगर आपको फैसला समझ ना आ रहा हो तो वजाहत हमसे मांग लेना, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि फैसले में हम क्या कह रहे हैं आपको। तो ये वो वजाहत थी, इसके लिए हेयरिंग किस बात की होती कि आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी होगी। ये कुछ समात तो नहीं थी, कोई मुकदमा तो नहीं था, ये तो उसका फैसला था जिसकी वजाहत दी जा रही थी। क्योंकि अब एक ऐसा इलेक्शन कमीशन है जिसकी बदनीति साबित हो चुकी है कि जिसने खुद चीफ जस्टिस काजी फैसला भी मानते हैं कि उनके 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह करके एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को इलेक्शन से बाहर कर दिया। तो इन 8 जजेस ने कहा कि अब दोबारा से बजाय इसके कि वो बदनीति दिखाएं और मासूम बन के खड़े हो जाएं, तो हम आपको कहेंगे कि आप खुद से कोई चवल मारने से बेहतर इलेक्शन कमीशन साहब आप हमसे पूछ लीजिएगा कि हमने फैसले में क्या आपको कहा है, अगर आपको समझ ना आ रही हो तो फिर हम आपको समझा भी देंगे। तो अब चीफ जस्टिस काजी कह रहे हैं लेकिन नहीं, समझाने के लिए भी एक हेयरिंग करते, कहां पे करते भाई हेयरिंग, ठीक है। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैसला मौसूफ ये भी कहते हैं, ठीक है, कि ये जो 8 जजेस हैं, ठीक है, इन्होंने जब किसी को सुना ही नहीं, ठीक है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा असूल हैं ये उसकी खिलाफ वर्जी है, ठीक है। और फिर वो ये भी कहते हैं आगे जाकर, वो कहते हैं कि जो वजाहत जारी हुई 14 सितंबर 2024 की, जिसने दरअसल उस दिन आईनी तरमीम को डिरेल कर दिया था, जो हुकूमत 14 सितंबर को भी अगर आपको याद हो रात तक पार्लियामेंट लेके बैठी रही थी कि अब हम आईनी अभी मुसवदा पेश कर रहे हैं, अभी पेश कर रहे हैं, तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फैसला कहते हैं, ठीक है, कि ये जो ऑर्डर जारी हुआ, ये वजाहत जो जारी हुई कि जी ये चैम्बर में, फिर उसके बाद वो कहते हैं दोबारा भी एक जो अगली वजाहत जारी हुई वो 18 अक्टूबर को जारी हुई, जो दूसरी वजाहत थी, वो कहते हैं कि ये भी उस पर लिख दिया गया हेडर में कि ये कराची और लाहौर में चैम्बर्स में ये सुना गया है और उस पर ये वजाहत जारी की गई है। तो वो कहते हैं ये 2 शहरों में इकट्ठे कैसे हो सकती थी ये, और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि ये वजाहत दुरुस्त तरीके से जारी नहीं हुई, ठीक है। और वो कहता है कि मैंने अपने 46 साल तारीख में सब कुछ नहीं देखा, अपने 46 साल वो बतौर वकील और बतौर जज जो इनका कैरियर है उसमें, तो इसलिए वो कहते हैं कि जनाब क्योंकि ये चैम्बर हेयरिंग है और वो चैम्बर हेयरिंग भी प्रॉपर नहीं हुई भी, 2 चैम्बर्स मुख्तलिफ हैं, तो ये समात कहला ही नहीं सकती, ये अदालत भी नहीं कहला सकती, ये कोरम नॉन जुडिस है, यानी कि अदालत ही नहीं है, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये कोरम नॉन जुडिस है और ये फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, तो इसलिए ये कोई कानूनी ऑर्डर नहीं है और ना ही इसके कोई कानूनी असरात हैं, ना ही इसको मानने के पाबंद हैं। यानी कि ये वही काम कर रहे हैं जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर चुके हैं, ठीक है, कि अदालत की रिट को वायलेट करने का एडवाइस कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को और पार्लियामेंट को, ठीक है। आप अंदाज़ा कीजिए ये मुल्क का चीफ जस्टिस रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं ये शख्स, चीफ जस्टिस काजी फैज साहब अभी भी हैं बाय द वे, और ये अपने ही इदारे की रिट को तबाह कर रहे हैं। क्या आप इसकी मत माने, ये कोई कानूनी फैसला ही नहीं है, आप इसको मानने के पाबंद ही नहीं है, ठीक है। तो ये करके आप अपनी अदालत को तबाह कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे आ जाइए,
आगे फिर मौसूफ कहते हैं कि जी ये आर्टिकल 51 का वो बात करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जी आर्टिकल 51 का भी जो टेक्स्ट था उसको जो ये अक्सरियती जजेस हैं इन्होंने उसको नज़रअंदाज किया, उसको दुरुस्त अंदाज में नहीं किया, उसको उसकी तशरीह। और फिर ये कहते हैं कि दरअसल इन जजेस ने तो बैठ के आइन और कानून को अमेंड कर दिया है, और जो कानून है, जो आइन कहता है कि आइन की अमेंडमेंट सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, जजेस नहीं कर सकते। तो ये 8 जजेस ने कैसे कर दिया, माशाल्लाह, ठीक है। फिर वो ये भी कहते हैं कि ये जो अक्सरियती जजेस का जो फैसला है इस पर अमल दरामद के लिए, ठीक है, वो ये कहते हैं कि जो ये वजाहतें जारी की गई हैं वो भी दुरुस्त नहीं है, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि जब एक दफ़ा एक ऑर्डर जारी हो गया तो फिर उसके लिए वजाहत तफसीली ऑर्डर के बाद क्यों जारी कर रहे थे। फिर वो ये भी कहते हैं जनाब कि जस्टिस मंसूर अली शाह को फिर वो मज़ीद निशाना बनाते हैं इसमें, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह आज उनका ज़ेरे गौर लाया जा रहा है अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी में, और इसमें वो जस्टिस मंसूर अली शाह की ज़ात को बार बार निशाना बना के दरअसल पार्लिमानी कमेटी के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फैसला के जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस मत बनाना। देखो इसने क्या किया है, इसने तो आइन और कानून से हट के पीटीआई को जिंदा कर दिया है, इसने आइन रीराइट किया है, इसके फैसले का कोई कानूनी अमल दरामद बनता ही नहीं है, ये तो कोरम नॉन जुडिस में यानी कि जो अदालत ही नहीं बनती थी वहाँ पर बैठ के जो फैसले देता रहा है, ये तो ऐसा जज है, इसको चीफ जस्टिस बनाने लगे हो। ये वो कर रहे हैं इसके अंदर। जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने की आखिरी कोशिश की गई है चीफ जस्टिस काजी फैसला की तरफ से। फिर वो ये भी लिखते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जनाब अपने जो पहले जो फैसले थे उनसे भी इन्होंने वो इनहराफ किया है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जब वो जनरल कमरदद बाजवा की एक्सटेंशन का वक्त आया था तो जस्टिस मंसूर अली शाह ही थे, यानी कि उनको टांट कर रहे हैं, तो उन्होंने जनरल बाजवा को 6 माह के एक्सटेंशन देके पार्लियामान को कानून साजी का कहा था, ठीक है। जबकि यहाँ पर इन्होंने पार्लियामान की जगह खुद ही एक पूरा प्रोसीजर तय कर दिया कि आप इस तरह से 15 दिन मजीद दें जिसमें पीटीआई के लोग अपने एफिडेविट्स जमा करवाएं, आप पीटीआई से तस्दीक करें, और ये वो कहते हैं कि ये तो आइन और कानून में है ही नहीं, ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने कैसे कर दिया, ठीक है। फिर आप ये भी सुनिए, अब वो ये सब कुछ कहते हुए, ठीक है, वो फिर एक और कहानी भी खोलते हैं। वो कहते हैं कि जी मैंने ये जो जब केस आया पेशावर हाई कोर्ट ने इनको डिस्पोज ऑफ किया, उसके बाद हमारे पास जब ये केस आया तो मई में जस्टिस मंसूर अली शाह ने 3 रुकनी बेंच में बैठ के पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया, और जो हुकूमत की अक्सरियती नशिस्तें थी वो भी मुअत्तल कर दी। और फिर जब कमेटी में आया तो मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने ये ऑप्शन रखा कि क्योंकि एक आइनी तरमीम आ रही है, ठीक है, तो उस आइनी तरमीम के मैं और आप दोनों या तो बेनिफिशरी हो सकते हैं या उससे मुतासर हो सकते हैं, तो हम नहीं सुनते, बेहतर है कि और जजेस सुन लें। यानी कि चीफ जस्टिस काजी फैसला जो कल तक कमरा अदालत में फरमा रहे थे कि मुझे क्या पता कौन सी आइनी तरमीम आ रही है, मुझे कौन सा पता कौन सी आइनी तरमीम आई है, कौन सी पास हुई है, मैंने तो ना सुना है ना पढ़ा है ना मैं कुछ जानता हूँ। अगर आप नहीं जानते तो आपको कैसे मई के एंड में जून में पता था कि एक ऐसी आइनी तरमीम आ रही है जिसमें आपका टेन्योर बढ़ भी सकता है, ख़त्म भी हो सकता है, आप चीफ जस्टिस रह भी सकते हैं, चीफ जस्टिस के तौर पे आपको एक्सटेंशन भी मिल सकती है, या आपके साथी जजेस को चीफ जस्टिस बनने से रोका भी जा सकता है। ये इसका मतलब आपको तब भी मालूम था, ठीक है। और फिर क्या यही वजह थी कि आप इतना ज़्यादा तिलमिला रहे हैं इस नोट के अंदर भी कि वो क्यों मई के पहले हफ्ते में हुकूमत की जो माले गनीमत में लूटी हुई रिज़र्व सीटें थी, मखसूस नशिस्तें थी, वो सस्पेंड की गई, क्योंकि उनकी वजह से फिर हुकूमत के पास वो 2/3 मेजॉरिटी चली गई जिसके ज़रिए उन्होंने अमेंडमेंट करनी थी। और फिर 12 जुलाई को भी यही हुआ, जब वो हुकूमत के हाथ से हतमी तौर पे चली गई तो फिर आप पहले गुस्से उतरे कि इसका रिव्यू लगाओ फ़ौरन, हालांकि अभी शॉर्ट जजमेंट आई थी। और फिर जब वो रिव्यू भी नहीं लगा तो फिर आप 63 निकाल के ले आए ताकि आप हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग का हुकूमत को ऑप्शन दें ताकि वो करके आपको एक्सटेंशन दे सकें, जो कि आपको वहाँ पे भी उन्होंने यूज़ करके आपको एक्सटेंशन दिखाते दिखाते आपसे 63 वाली जजमेंट रिवर्स करवाई।
और फिर उसके बाद आपको एक्सटेंशन देने से भी इनकार कर दिया और कहा कि चलो ये कमेटी है। और उस कमेटी में भी कर दिया है कि आईनी बेंच होगा और जो कमेटी होगी वो टॉप 3 में से चीफ जस्टिस चुनेगी और टॉप 3 में से भी अगर कोई इनकार करेगा तो फिर भी टॉप 3 में से जो रिमेनिंग 2 होंगे उनमें से चुनेगी। आपके पल्ले क्या रह गया? आप ना 3 में रह गए ना 13 में रह गए, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि चलो ठीक है, मैं नहीं अगर बन रहा, आगे मुझे एक्सटेंशन नहीं मिल रही तो मैं जस्टिस मंसूर अली शाह को भी ना चीफ जस्टिस बनने दूं, एक आखिरी कोशिश करके देख लूं, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाइए, फिर कहते हैं कि जी एक और जो तंज करते हैं, कहते हैं कि जो अक्सरियती तफसीली फैसला है उसके अंदर 8 आर्टिकल्स का हवाला दिया गया है, 7 किताबों से हवाले दिए गए हैं, 14 दफ़ा बैरून मुल्क गैर मुल्की अदालतों के केसेस के हवाले दिए गए हैं, 2 तकरीरों के हिस्से डाले गए हैं, ठीक है, जिनकी के आइन से भी कोई मुताबिकत नहीं है और पाकिस्तान के इलेक्शन कवानीन से भी कोई मुताबिकत नहीं है। तो ये क्यों किया गया जी? तो ये सब कुछ वो करके कहते हैं कि जी ये जो फैसला है इसके अंदर आपको समझना चाहिए कि आप अमेरिकी अदालतों के और इन सब के हवाले दे रहे हैं, इसका पाकिस्तानी निज़ाम से क्या लेना देना। हालांकि मौसूफ इसी के अंदर खुद भी एक बाहर के जज का कोट डाल रहे हैं अपने फैसले के अंदर, ठीक है। ये पेज 7 के ऊपर आप देखिए कि वो कोई पता नहीं क्या, ये कहाँ की अदालत है जिसके वो चीफ हैं, ठीक है, कौम असांते, पता नहीं क्या नाम है, बहुत मुश्किल नाम है यार, मेरी बड़ी कमज़ोर से, उसका हवाला दे रहे हैं, खुद भी बाहर की उसका हवाला ले रहे हैं और इनको ताना भी दे रहे हैं कि आप क्यों भी इनको कर रहे हैं। ये है आपके मुल्क के चीफ जस्टिस की जहनी हालत। ये शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं कि आप जिसे कहते हैं ना खुद पसंदी की, नरगसियत की उस इंतहाओं पर हैं, अपनी पूजा इस हद तक करते हैं कि अगर कोई जजेस आपके साथ इत्तफाक नहीं करते तो आप कहते हैं ना ये जजेस दुरुस्त हैं, ना इन्होंने जिस अंदाज में फैसला लिखा वो दुरुस्त है, ना इनकी अदालत ठीक थी, ना इनको काम करना आता है, इनको पता ही नहीं था कि इन्होंने 2 चैम्बरों में कैसे समाअत कर ली, इन्होंने तो आइन और सुप्रीम कोर्ट की रवायात से जिसे कहते हैं इनहराफ करके ये कर दिया वो कर दिया। ये हालत है आपकी, ठीक है। यानी कि वो हम सुनते थे ना कि वो शहरी माएँ अगर बच्चे से इख्तलाफ करें ना तो वो कहती हैं कि जो पढ़ी लिखी माएँ होती हैं वो कहती हैं बच्चा अगर बदतमीजी करना है वो कहती हैं बेटा आपके पापा रात को आएंगे तो वो आपसे बात करेंगे, मैं आपसे बात नहीं कर रही। ये जो गांव की माएँ होती हैं जो मेरे जैसी होती हैं बेचारी, ठीक है, वो अगर बच्चा बदतमीजी कर दे तो उनके बात का आगाज ही यहाँ से होता है, तू मेरा है ही नहीं है। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल जी कह रहे हैं कि ये 8 जजेस मेरे है ही नहीं है, इन्होंने आइन के मुताबिक काम ही नहीं किया, इनको कानून का पता ही नहीं, इस जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाना ही मत, वरना इसको तो ये तबाही कर देता होता है। देखो इसने आइन और कानून से हटके पीटीआई को जिंदा कर दिया, उसको सीटें दे दी और आउट ऑफ वे जाके दी, आइन से निकल के दी, फलान कर दी, वो कर दी। ये वो शिकायतें लगा रहे हैं हुकूमत को और इस अब पार्लियामेंट्री कमेटी को कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस मत बनाना। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास 8 बजे तक मौखर हो गया है क्योंकि ज़रा ये बता रहे हैं कि वहाँ पे कामरान मुर्तज़ा साहब जो सेनेटर हैं JUF के, उन्होंने कहा कि एक पार्टी जो कि PTI है उसने इस पार्लियामेंट्री कमेटी का बायकॉट किया है, तो मुझे उनको मनाने दें ताकि मैं उनको मना के लाऊँ, वो इसका हिस्सा बने और फिर हम वोटिंग करके और मुशावरत करके अगला चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब करें। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।